हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी नॉलेज। और मैं आपका दोस्त अंशु आज आपके साथ हमेशा की तरह फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन विंडोज़ क्या है, रेडिएशन क्या है, एंड दैट्स ऑल। जितना भी हमने पढ़ा है वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले के लेक्चर को देखिए और उन्हें पढ़ लीजिए, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आज के बारे में बात करते हैं कि आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज आप एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर मे भी आपको मिल सकता है जिसके कारण से दिल्ली में इतना ज़्यादा स्मॉग है। उस स्मॉग के पीछे का रीज़न क्या है, तो इस क्वेश्चन को मैं इस लेक्चर में बताऊंगा तो नहीं, लेकिन हाँ ये आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर है। आप इसके बारे में सोचिएगा और प्लीज़, जैसा कि ये रिकॉर्डेड है तो आप ऐसा नहीं कि अगला लेक्चर देख करके आप उसका आंसर दे दीजिएगा, नहीं। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब नहीं होगा देन आप अपने अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, हीट। हीट और टेम्परेचर, आप क्या डिफरेंस समझते हो? जैसे ही मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, अक्सर लोग क्या समझते हैं, उसे हीट समझ लेते हैं। नहीं, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये सिर्फ एक डिग्री है जो आपको गर्म और ठंडे के बीच के डिफरेंस को बताती है। ठीक है, तो अब हम जैसे कि कोई बॉडी होती है या कोई लैंड है, कोई भी सरफेस है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले भी बताया हुआ है। तो कोई भी अगर सरफेस है या कोई बॉडी है, तो जब उस पर हीट गिरती है या हम उसे हीट करते हैं तो एकदम से वो हीट नहीं हो जाती है, वो धीरे धीरे हीट होती है। कोई भी बॉडी धीरे धीरे हीट होती है। इसका जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि 12 बजे जो सोलर रेडिएशन है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई कब होती है, जब 12 बजते हैं। तो होता क्या है कि अब हम कहते हैं कि यार गर्मी कब होगी, तो हम सोचते हैं यार 12 बजे गर्मी होगी। नहीं, गर्मी होती है 2 से 4। क्यों? पहले क्या करता है, अर्थ हमारा एब्जॉर्ब करता है जो भी सोलर रेडिएशन है, सबसे ज़्यादा कब है 12, वो क्या करता है पहले एब्जॉर्ब करता है। एंड देन 2 से 4 के बीच में ज़्यादा गर्मी इसलिए होती है बिकॉज अर्थ क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में, रेडिएशन इमिट करता है। और ये रेडिएशन इमिट जो करता है वो हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उसे ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है 2 से 4 के बीच में हम मैक्सिमम टेम्परेचर लेके चलते हैं। और मिनिमम टेम्परेचर हम कब लेके चलते हैं, वही 3 से 5 के बीच में, मॉर्निंग टाइम में, सन रेज अर्थ पे आने के पहले। क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि अर्थ जितनी भी सन रेडिएशन एब्जॉर्ब की होती है उसे धीरे 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 इमिट कर देती है। और ऐसा माना जाता है कि 3 से 5 के बीच, यानी कि सन रेज करने से पहले जो भी टेम्परेचर होता है उसे हम मिनिमम टेम्परेचर मान लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ से 2 बात निकल के आ रही है। पहला, मैक्सिमम टेम्परेचर हम कब लेते हैं, 2 से 4 के बीच में, आफ्टरनून। और मिनिमम टेम्परेचर कब लेते हैं हम, 3 से 5 के बीच में, बिफोर सन रेज। ओके, 2 चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी। एक और फैक्ट है, फैक्ट ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है या हाई या लो है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारक कौन है इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के पीछे, तो आप बोलोगे सन। क्योंकि आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन दे रहा है, सन दे रहा है। सन क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसके लिए, अर्थ के लिए, सबको पता है। लेकिन क्या सन हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए मेजर सोर्स है? नहीं। आज के बाद से आप आंसर क्या करोगे, नहीं। अर्थ
अर्थ क्या है, हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का मेजर सोर्स है। इसे मैं आपको और इलेबोरेट करके आगे समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जो ये मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए अपना दिमाग बिल्कुल खोल के रखिएगा। बिकॉज जैसे कैसे दिमाग खोल के रखना है, जैसे एक खाली बॉक्स होता है, खाली बॉक्स है, उसका ढक्कन खुला हुआ है, उसमें कुछ भी डालोगे आप चलता चला जाएगा ना। पहले उस दिमाग को खाली करने की ज़रूरत है। अगर हमें कुछ समझने की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को खाली करने की ज़रूरत होती है। अगर दिमाग में कचरा भरा रहेगा तो उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे कि अगर कोई बॉक्स है और वो ओपन है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है और उसका कैप जो है वो ओपन है, ऊपर से 2-3 बॉल फेंकेंगे बॉक्स में चल जाएगा। लेकिन अगर हम बॉक्स को बंद कर देते हैं ऊपर से, तो बॉल फेंकेंगे, बॉल लड़के वापस चला जाएगा। तो इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल ओपन करके आप पूरा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे लगा के रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीलिम्स में या मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा, हीट बजट। ठीक है, इस हीट बजट को ऐसे समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ, ठीक, ये हमारा सन है। सन क्या करता है, रेडिएशन नीचे की ओर भेजता है, यानी कि ये हमारी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होगी, यानी कि लोअर वेवलेंथ रेडिएशन होगी। ठीक है, ये 100% आई हमारे किस पे, अर्थ पे आई। लेकिन अभी मैंने आपको लास्ट टाइम एक और टॉपिक पढ़ाया था, अल्बीडो ना, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे अर्थ का अल्बीडो क्या है, 35%। नाउ ये जो 35% है, यानी कि 35% का मतलब, यानी अल्बीडो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी रेडिएशन अर्थ पे गिरती है उसमें से 35% स्पेस में चली जाती है, यानी कि ये वापस चली गई। ये रेडिएशन आई अल्बीडो, यानी कि 35% ये वापस चली गई। नाउ अगर हम यहाँ से 35% यानी 100 में से 35 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 65%। तो अब कितना जो सोलर रेडिएशन आ रही है अर्थ पे, यानी टोटल अर्थ पे आ कितनी रही है, वो है 65%। नाउ अब होता क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। अब ये क्या करता है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो भी कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का, ये क्या करता है, ये कहता है कि भाई जब जा रहे हो मेरे थ्रू तो कुछ मुझे भी तो आपको देना होगा। जैसे टोल टैक्स में आप जाते हो तो अगर रोड बनी हुई होती है अच्छी खासी तो आप वहाँ टोल देते हो तभी ना आगे बढ़ते हो। ठीक है, वो बात अलग है कि पीछे आगे से कहीं घूम के निकल गए, लेकिन अगर जेन्युइनली जा रहे हो तो बिना टोल दिए आप नहीं जा सकते। तो ऐसे ही क्या करता है ये वाटर वेपर, क्या करता है, यानी जो भी ये वाटर वेपर जो भी हमारा एटमॉस्फेयर में है मौजूद है, ये क्या करता है, इनसे टैक्स लेता है। टैक्स कितना लेता है, 14%। ठीक, अभी तो अल्बीडो भाई साहब 35% कम कर दिए, 14% ये भी कम कर दिए, यानी हमारा जो वाटर वेपर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कितना आया, इसके बाद 51%। ठीक है, ये 51% पूरा का पूरा अर्थ के पास आता है, यानी अर्थ कितना आया इसके पास, 51%। ठीक है, 34% डायरेक्टली आता है, और 17% कैसे आता है, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो जो 51% अर्थ पे आया
34% तो डायरेक्टली आ गया एंड 17% क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, जो भी पार्टिकल्स और भी हैं भाई, इनके अलावा और भी पार्टिकल्स हैं वो भी अपने थ्रू स्कैटर्ड कर देते हैं, कुछ रिफ्रैक्ट करते हैं, तो उनके थ्रू जो आया उसे हम इनडायरेक्टली कहते हैं। नाउ जो पूरा 51% अर्थ के पास आया, अब अर्थ क्या करेगा, लॉन्गर वेव रेडिएशन यहाँ से निकालेगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर वेपर क्या करता है, जो भी रेडिएशन आती है उसे तो एब्जॉर्ब करता ही करता है, और जो अर्थ रेडिएशन इमिट करती है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा यहाँ तो वो भी एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज ये सिर्फ वाटर वेपर नहीं है, ये तो एक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो अब जो अर्थ इमिट कर रहा है लॉन्ग वेव रेडिएशन, उसे भी क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ट्रैप कर लिया। ट्रैप कर लिया तो अब 51% यहाँ से वापस जा रहा है। ठीक है, 51% में क्या होता है, अब ये कितना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 34%। फिर से अब ये हमारे अर्थ से टोल टैक्स ले लेते हैं, यानी ये जो हमारा वाटर वेपर, यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये 34% जो लॉन्गर वेव रेडिएशन जा रहा है उससे भी टोल ले लेता है। ठीक, और 17% स्पेस में चला जाता है। इसे हम बोलते हैं रेडिएशन लॉस्ट। स्पेस। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, बिकॉज इसे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर का, यही बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर किया, एटमॉस्फेयर क्या किया, 14% यहाँ से लिया प्लस 34 यहाँ से लिया, कितना हो गया, 48%। यानी हमारा एटमॉस्फेयर डायरेक्ट जो सोलर रेडिएशन आ रही थी वहाँ से 14% ले लिया, और जो हमारा अर्थ लॉन्गर वेव रेडिएशन इमिट कर रहा था वहाँ से 34% ले लिया। ओवरऑल कितना हो गया इसका कंपोजिशन, 48% हो गया। ठीक है, अब देखिए आप यहीं से समझिएगा, मैंने आपसे क्या बोला कि जो मेरा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो आप देख सकते हैं कि ये 14% सन से आया, और ये 34% कहाँ से आया, जो अर्थ ने इमिट किया। तो अब आप खुद बताइए कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर किससे ज़्यादा इफेक्टेड है, इससे या इससे, अर्थ से। तो देखिए मैंने प्रूफ कर दिया, जो मैंने आपको बोला वो मैं आपको यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। 48% ये भी स्पेस में चला जाएगा, यानी कि जो भी अब हमारा एटमॉस्फेयर 48% एब्जॉर्ब किया वो भी स्पेस में भेज देगा, यानी कि जितना हम लेते हैं उतना भेज देते हैं। आइडियल सिचुएशन में हम यही मान के चलते हैं, बिकॉज अनआइडियल सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, उसके बारे में एक एक पॉइंट पता लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डायएनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता क्या है कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जब हम मैक्सिमम, मतलब जो हमारा अर्थ है उस पर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, 2 to 4 PM, और मिनिमम टेम्परेचर कब देखते हैं, 4 to 5 AM बिफोर सनराइज। फॉल्स डाउन टू द अर्थ। तो 4 to 5, जो मैंने पीछे 3 to 5 बोला तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, या 4 to 5 है। ठीक है, 4 to 5 है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायएनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। 24 आवर्स की बात कर रहा है, यानी कि एक दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर और जो मिनिमम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होता है उसी को हम डायएनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर करते हैं। और जब ओवरऑल यानी कि साल का जब देखते हैं
मैक्सिमम और मिनिमम, जब उसका मीन निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये ईयरली होता है, ठीक है, इसके नाम के आगे भी लिखा है एनुअल, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी को हम मीन टेम्परेचर कहते हैं। अगर आप पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए। कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर अलग होता है और हमारे ग्राउंड लेवल पे यानी दिल्ली वैली में टेम्परेचर अलग होता है, बिकॉज दिल्ली में आप देखते हो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये होता क्यों है, इसके पीछे के कुछ फैक्टर्स को समझते हैं कि है क्या ये। सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है, ये सन है। सन क्या कर रहा है, यहाँ से रेडिएशन वर्टिकली कहाँ पे गिरा रहा है, इक्वेटर पे। और ये हमारा क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ है और ये है 20 डिग्री साउथ। डायग्राम पे बन जाइएगा, ठीक है। अब जो यहाँ से इक्वेटर पे गिर रहा है ये डायरेक्ट सनरेज, तो सबसे ज़्यादा आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा जगह है, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है, तो आप बोल दोगे सीधे इक्वेटर। नहीं, इक्वेटर नहीं है, वो होता है 20 डिग्री नॉर्थ के एरिया। अब इसका मतलब आप समझो क्यों। होता क्या है कि जो हमारा इक्वेटर होता है, तो मैंने आपको, अगर मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे, पिछले जो भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण मॉइस्ट एयर मौजूद रहता है, यानी कि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और लगभग रोज़ 4 बजे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे, ठीक है, जो उसे सदाबहार वन भी कहते हैं, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी वहाँ होता है। तो इतने ज़्यादा क्लाउड होने के कारण जो डायरेक्ट सन रेडिएशन आ रही है वो क्या है, क्लाउड्स एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है 20 डिग्री नॉर्थ। 20 डिग्री नॉर्थ मैंने इसलिए बोला बिकॉज, और 20 डिग्री साउथ क्यों नहीं बोला, क्यों, यहाँ पे क्या है, लैंड मास ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ क्या ओशियन है। तो होता क्या है, लैंड को गर्म होने में बहुत कम टाइम लगता है और वाटर को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। लैंड मास ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या है, ज़्यादा रेडिएशन आती है, ठीक है, तो इसलिए ये एरिया ज़्यादा गर्म हो जाता है। ओशन में क्या होता है, रेडिएशन तो यहाँ भी आ रही है, जितनी यहाँ जा रही है उतनी यहाँ आ रही है, लेकिन होता क्या है, ओशन के ऊपर भी जो मॉइस्ट एयर मौजूद रहता है, जो क्लाउड्स रहते हैं, वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी चीज़, जो रेडिएशन इसके ऊपर गिर रही है वो रेडिएशन ओशन एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो पानी है उसको वाटर वेपर में चेंज करता है। तो जो रेडिएशन की एनर्जी है वो कहाँ लॉस्ट हो जा रही है, उस पानी को वाटर वेपर में चेंज करने में। लेकिन यहाँ पे तो कोई वाटर वेपर में चेंज करना नहीं, बिकॉज वहाँ लैंड है। तो होता क्या है, ये एरिया ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यानी कि जब हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे अर्थ पे, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, 20 डिग्री नॉर्थ पे। ये याद रखिएगा, 20 डिग्री नॉर्थ जरूर याद रखिएगा। दूसरा रीजन क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट, मैंने आपको पढ़ाया था। ये नॉर्मल लैप्स रेट होता क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ होता है, हमारे अर्थ के पास, और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हमें डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो अर्थ के पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंस होता है। डेंस क्या होता है, वहाँ क्लाउड्स भी आ जाते हैं। उन्हीं क्लाउड्स के कारण क्या होता है, जो रेडिएशन है ये क्लाउड्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारा अर्थ क्या है, कहीं कहीं हीट नहीं भी होता है, ठीक है। एक और इसके पीछे रीज़न क्या है, जो हमारा कोस्टल एरियाज़ है, यानी कि जो समुद्र के किनारे यानी कोस्टल एरियाज़ जो हैं, यहाँ पे क्या होता है, सी ब्रिज, आप अभी आगे पढ़ोगे, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण यहाँ क्या होता है, न्यूट्रल बने रहते हैं। आपने सुना होगा जैसे चेन्नई हुआ, बॉम्बे हुआ, यहाँ पे क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर एक टेम्परेचर रहता है। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करते हो, बिकॉज दिल्ली बहुत अलग है, तो दिल्ली में क्या होता है, विंटर भी बहुत ज़्यादा होती है और समर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा दिल्ली के साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बायस है और दिल्ली को भी लगता है कि पार्शियलिटी हो रही है उसके साथ।
लेकिन भाई क्या किया जाए। तो कोस्टल एरियाज़ के साथ ऐसे होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लैंड ब्रिज क्या है, सी ब्रिज क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ओशन का और लैंड मास का क्या नेचर होता है, उनका कैसे नेचर है। ठीक है, दोनों के नेचर के बारे में समझते हैं। सपोज कीजिए ये क्या हमारा लैंड मास है और ये हमारा क्या है, वाटर बॉडी है, यानी ओशियन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लैंड मास है। होता क्या है कि जब जो सोलार रेडिएशन है वो जब यहाँ पे गिरती है तो यहाँ भी गिर रही है, यहाँ भी गिर रही है। ठीक है, जो लैंड होता है जब उसे गर्म करने की बारी आती है तो होता क्या है कि सिर्फ 3 फीट तक ही सोलर रेडिएशन किसी भी लैंड को गर्म कर सकती है, सिर्फ 3 फीट तक। और वहीं इससे बहुत ज़्यादा इसे गर्म कर सकती है यहाँ पे। तो सपोज कीजिए क्या होगा कि यहाँ से सोलर रेडिएशन आई, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी, इस ओवरऑल को गर्म कर रही है, और यहाँ क्या सिर्फ इतने से पार्ट को गर्म कर रही है। तो होता क्या है कि ये वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वॉल्यूम कम है। तो आपको भी पता है अगर कम चीज़ को आप गर्म करोगे तो वो ज़्यादा जल्दी हीट हो जाएगी, और ज़्यादा चीज़ को गर्म करोगे तो वो थोड़ी धीमे हीट होगी। तो यही कारण है इसके पीछे कि मतलब लैंड क्या है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और वाटर क्या है, लेट में गर्म भी होता है और लेट में ठंडा भी होता है। रीज़न ये है कि जब हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं तो फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो गर्म पानी होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जो ठंडा पानी होता है उसका वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, कम इन द सेंस कि नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा गर्म कि बाहर आ जाएगा पानी, नहीं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन बढ़ जाता है वो। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, इधर भी पानी है, ये हमारा पोल है, इधर भी पानी है और ये हमारा पोल है। होता क्या है जब इक्वेटर पे सोलर रेडिएशन गिरती है तो यहाँ के पानी को ये गर्म करती है। जब ये पानी गर्म होता है, सपोज कीजिए ये हमारा इक्वेटर है, अब इक्वेटर पे यहाँ पे सोलर रेडिएशन गिरी। सोलर रेडिएशन गिरने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे ये पानी हीट हुआ। पानी हीट होने से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। जब इसका वॉल्यूम बढ़ा तो जब पानी ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा तो या तो वो इधर बहेगा या इधर बहेगा, यानी कि या तो इस पोल की तरफ बहेगा या इस पोल की तरफ, या ऐसे बीच से उठ रहा तो हो सकता है दोनों की तरफ बह रहा हो। तो जो हमारा गर्म पानी होता है वो या तो इधर बहेगा या फिर इस साइड बहेगा, ऐसे समझ लीजिए, या तो इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसे ठंडा मिल रहा है, यानी जब इस साइड हॉरिजेंटली फ्लो करेगा या इस साइड हॉरिजेंटली फ्लो करेगा तो यहाँ पे इसे क्या मिल गया, पोल मिल गया, और यहाँ भी क्या मिल गया, पोल मिल गया। जैसे ही ये गर्म, यानी ये तो हॉट है, जैसे ही ये गर्म पानी कोल्ड वाटर के पास जाएगा तो कोल्ड वाटर कहाँ भागेगा, नीचे से गर्म की तरफ भागेगा। फिर गर्म होकर के वो फिर किधर जाएगा, कोल्ड जाएगा। तो यहाँ आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो यहाँ क्या चल रहा है, कन्वेक्शन। ठीक है, सेम चीज अगर हम बात करें लैंड में तो यहाँ कन्वेक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कंडक्शन होता है। लेकिन क्या कंडक्शन के थ्रू अगर इतना पार्ट गर्म हो रहा है तो क्या पूरी धरती गर्म हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन यहाँ देखिए कि इक्वेटर पे रेडिएशन गिरने के कारण पोल तक और इस पोल तक का पानी बिल्कुल अपना टेम्परेचर चेंज कर देता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जा रहा है सोलर रेडिएशन का इस पानी को गर्म करने में, और लैंड गर्म करने में कोई उसका रेडिएशन लॉस नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होता है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जैसे ही गर्म होता है उसी तरीके से ये बहुत जल्दी इमिट भी कर देता है। तो इमिट जब करता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है,
होता क्या है कि जब हमें लैंड गर्म करना है या वाटर गर्म करना है, इसे भी हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड और इसे भी हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, ठीक है। इसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड होने में जितना टाइम लगता है और इसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने में कितना टाइम लगता है, इससे कम लगता है। यानी कि हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है तो इसमें कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हमें इसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है, तो यहाँ एनर्जी कम लगेगी और यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ये पहला रीज़न तो ये हो गया क्यों इतनी जल्दी गर्म हो जाता है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब हम ओशियन के तरफ चलते हैं, सपोज़ कीजिए एक ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड्स मौजूद होते हैं, ओशियन के ऊपर क्लाउड्स मौजूद होते हैं। तो क्लाउड्स क्या करते हैं, जो सोलर रेडिएशन उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे आना चाहिए उस फ्रीक्वेंसी से आते ही नहीं है। तो इसलिए ये भी एक पीछे कारण हो सकता है। नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, अगर सपोज़ कीजिए कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर स्नो है, पूरा स्नो से ढका हुआ है, तो जो रेडिएशन आएगी वो रेडिएशन लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी ऐसे गर्म ठंडे की कोई बात ही नहीं आ पाएगी। तीसरी चीज़ क्या, चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ ये है कि सपोज़ कीजिए ये पानी गर्म है और यहाँ से हवा चल रही है तेज़, क्या करेगी, इस पानी को उठा करके इधर शिफ्ट कर देगी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि गर्म पानी को उठा के इधर शिफ्ट कर दी, फिर रेडिएशन लॉस्ट हुई इसको गर्म करने में, तो ये भी एक पीछे रीज़न हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न हैं कि ऐसा क्यों होता है कि गर्म और ठंडा, मतलब हमारा लैंड का नेचर ऐसा और वाटर का नेचर ऐसा क्यों है। कोस्टल एरियाज़ की भी बात करेंगे। कोस्टल एरिया भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है। और जब हम कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर एक सेम टेम्परेचर रहता है। तो अब हम उसके बारे में समझते हैं। अब सपोज़ कीजिए क्या है, ये क्या है, लैंड है और ये क्या है, सी है, ठीक है। होता क्या है कि अगर हम समर की बात करते हैं और डे, ठीक है, डे बोलिए या समर बोलिए, बस इससे समझने की ये ज़रूरत है कि ये हॉट है, ये क्या है, कूल है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं ये सन है हमारा, ठीक, ये क्या करेगा, जैसे ही रेडिएशन इस पे दे रहा है और इसे हॉट कर रहा है, ठीक है, हॉट कर रहा है, तो जो यहाँ के पार्टिकल्स है या जो भी एयर है, यहाँ जो गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जा रही है इसे यहाँ मिल रहा है ट्रोपोपॉज, ठीक है। ये ट्रोपोपॉज क्या करता है, ये हवा को यहाँ से लड़ा देता है और ये दोबारा इधर आ जाती है। तो गर्म हवा तो इधर आ गई और यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या, ठंडी हवा यानी कि कूल है, तो यहाँ पे क्या है, एयर क्या है, कूल है। तो अब हमको ये पता है कि अगर टेम्परेचर कम है यानी कि लो टेम्परेचर है तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, और यहाँ हाई टेम्परेचर है तो यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर। अब एयर की टेंडेंसी क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना, तो होता क्या है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये हवा वापस इधर आ रही है, फिर यहाँ पर गर्म हो रही है, ठीक है, अब फिर ऊपर की तरफ उठ रही है और फिर इधर चली जा रही है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जब हवा इधर से यानी कि हाई प्रेशर यहाँ बन रहा है और लो प्रेशर यहाँ बन रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज। अब मैं यहीं आपको दूसरा भी समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा तो हो सकता है कि इस पे से आपका दिमाग हट जाए, ठीक है। दूसरा डायग्राम अगर हम बात करते हैं तो वही है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या है, ओशन है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके लिए ट्रोपोपॉज हम इसको मान लेते हैं, ये रहा हमारा सन। ये कौन सा कंडीशन है,
विंटर और नाइट। ठीक है, अब विंटर या नाइट में क्या होता है, लैंड क्या है, कूल है, और ये क्या है, हॉट है। अब ये हॉट है तो यहाँ क्या है, हाई टेम्परेचर इक्वल टू लो प्रेशर, और यहाँ क्या है, लो टेम्परेचर इक्वल टू हाई प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो अब लो टेम्परेचर यानी हाई प्रेशर, अब की बार हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अगर यहाँ पे लो प्रेशर यानी हॉट है, हॉट क्या करेगी, हॉट की टेंडेंसी है हवा के ऊपर उठने की, ट्रोपोपॉज से टकराई, हवा इधर आई, यहाँ ठंडी है, यहाँ पे ठंडी हवा है, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल दी। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब कहाँ से जा रही है, लैंड से कहाँ जा रही है, सी पे जा रही है, तो इसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, अब होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती हैं, यानी कि एक दूसरे की काट है। तो कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि उनका टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर सेम क्यों रहता है, यही उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ क्या है, ये एक दूसरे को काट कर दे रहे हैं। लेकिन वहीं दिल्ली में क्या होता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा दूर है कोस्टल एरिया से, इसलिए दिल्ली के साथ ऐसा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी की मार झेलनी पड़ती है। होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पिछले लेक्चर को जाके देखिए और वहाँ से इस लेक्चर को कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो जो भी मेरा लाइव इंटरेक्शन होगा आपके साथ, वहाँ पे आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी पता नहीं मैं लाइव आ सकता हूँ कि नहीं, मैं अभी अपना चेक नहीं किया हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कैसे भी करके मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्ट जरूर होऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी यूपीएससी की स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए अब विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।